प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की स्टडी करेंगे जो कि एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। और ये हमारा जो टॉपिक है वो पीछे का हमारा जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसकी स्टडी कर चुके हैं, उस पर आधारित है। पीछे हम लोग किरचॉफ के नियमों की स्टडी कर चुके हैं। तो किरचॉफ के नियमों पर आधारित आज हम एक नया टॉपिक जो नया टॉपिक हमारा है व्हीटस्टाइन सेतु, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग व्हीटस्टाइन सेतु की स्टडी करेंगे, व्हीटस्टाइन सेतु। और दूसरा हमारा टॉपिक है वो है मीटर सेतु। आज ये दो टॉपिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनकी स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? व्हीटस्टाइन सेतु। व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए अग्रे व्हीटस्टोन सेतु क्या है? इंग्लैंड के वैज्ञानिक हुए हैं प्रोफेसर व्हीटस्टोन। उन्होंने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया है जिसके द्वारा हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। इस व्यवस्था को व्हीटस्टाइन सेतु कहते हैं। ठीक है, एक बार समझिए, प्रतिरोधों की वह व्यवस्था जिसके द्वारा कोई अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सके, क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टाइन सेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक व्हीटस्टाइन सेतु के सम्मान में इसका नाम व्हीटस्टोन है। और सेतु क्यों कहते हैं, ये चीज़ आगे अभी देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया व्हीटस्टाइन सेतु क्या है? प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है, क्या कहलाता है? व्हीटस्टाइन सेतु कहलाता है। ठीक, तो व्हीटस्टाइन सेतु का देखिए जो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत एवं कार्यविधि, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। ये जो व्हीटस्टाइन सेतु होता है, इसका जो सिद्धांत है वो किरचॉफ के नियमों पर आधारित है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि व्हीटस्टाइन सेतु का जो सिद्धांत है वो क्या है, तो आप क्या बताओगे? व्हीटस्टाइन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के नियमों पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए व्हीटस्टाइन सेतु में क्या व्यवस्था है। इसमें 4 प्रतिरोधों को, कितने प्रतिरोध होते हैं इसमें? कि 4 प्रतिरोध होते हैं। इन 4 प्रतिरोधों को एक समचतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश लगाते हैं। ये देखिए, ये आपका समचतुर्भुज हो गया। इस समचतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश हम क्या करते हैं? 4 प्रतिरोधों को लगाते हैं। एक समचतुर्भुज हो गया A B C D। ठीक, इसके एक विकर्ण, ये जो BD विकर्ण है, इस विकर्ण से एक धारामापी लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, और एक स्विच, एक कुंजी लगाते हैं K2। ठीक, इस विकर्ण से। और इसका जो दूसरा विकर्ण होता है AC, इस विकर्ण से क्या करते हैं? इस विकर्ण से एक सेल लगाते हैं। देखिए एक सेल लग गया, एक सेल और एक कुंजी K1। ठीक, इस विकर्ण से लगाते हैं। ठीक है, ये सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है। इस सेल से देखिए, इस सेल से जो धारा चलेगी, प्रवाहित होगी, मान ली I धारा प्रवाहित हो रही है, इस डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि सेल से धारा बाप और विपरीत में धन इलेक्ट्रोड से प्रवाहित होती है, और सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। ये धारा जब आएगी, देखिए A पॉइंट पर ये धारा देखिए डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए इधर की धारा I1 है और इधर की धारा I2 है। ये जो प्रतिरोध लगाए थी हम P, Q, R, S, ये 4 प्रतिरोध इसमें लगे हुए। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत ही सरल ये व्यवस्था है। व्हीटस्टाइन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के नियमों पर आधारित है। और व्हीटस्टाइन सेतु में क्या होता है? 4 प्रतिरोधों का अरेंजमेंट होता है, 4
प्रतिरोधों की व्यवस्था होती है और इन प्रतिरोधों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, समचतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये समचतुर्भुज है, इसकी भुजाओं के अनुदिश 4 प्रतिरोधों को लगाया गया है और इस समचतुर्भुज के एक विकर्ण से धारामापी जी और एक कुंजी लगाते हैं और दूसरे विकर्ण से एक सेल और एक कुंजी लगाते हैं। ठीक, ये जो व्हीटस्टाइन सेतु है उसका ये क्या, ये परिपथ व्यवस्था है इस तरीके से। ठीक, अब ये देखिए कैसे वर्किंग करता है, कैसे कार्य करता है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो धारा चलेगी इस पॉइंट पर जा करके यहाँ धारा का डिवाइडेशन होगा। ये धारा हम I1 मान लें और ये धारा I2 मान लें। ठीक है, इसके बाद जब ये धारा I1 यहाँ आएगी, फिर इस धारा को एक रास्ता ये मिलेगा, एक रास्ता ये भी मिलेगा, ये। ठीक, लेकिन इसको इस तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं, इन प्रतिरोधों को इस तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं कि पॉइंट बिंदु B और बिंदु D के विभव बराबर होते हैं। बिंदु B और बिंदु B के जो विभव हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब इन बिंदुओं पर विभव बराबर होंगे तो इनके बीच विभवांतर नहीं होगा। जब विभवांतर नहीं होगा तो इस वाले मार्ग से होकर के क्या होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो जो धारा मापी है इसमें जो विक्षेप है वो क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा। ठीक, इस तरीके से धारा आएगी और ऐसे ये दोनों धारा यहाँ मिल कर के पुनः पुनः आई धारा बन जाएंगे, इस सेल में होकर के इस तरीके से परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इस व्यवस्था के द्वारा किसी प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं तो 3 प्रतिरोध हमको मालूम रहते हैं, ये और एक ये अज्ञात प्रतिरोध जो हमको ज्ञात करना होता है। तो 3 प्रतिरोध हमको इसमें ज्ञात होते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था हो गई। अब आप देखिए कि इन प्रतिरोधों को ये भी हमने बताया इस प्रकार व्यवस्थित रखते हैं जिससे बिंदु B और बिंदु D पर विभव समान होता है, जिससे BD के बीच कोई विभवांतर नहीं होता है। तो धारा इस रास्ते से होकर के आएगी और इस पर न जा कर के यहाँ से होकर यहाँ आ जाएगी। इसी तरीके से इस रास्ते वाली धारा इधर नहीं जाएगी, यहाँ सीधे होकर के यहाँ आ जाएगी और पुनः सेल में प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसके बाद देखिए आप चित्रानुसार आपने इस परिपथ व्यवस्था में देख लिया कि 4 प्रतिरोधों PQRS को एक समचतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश लगाया गया है। ठीक, जिसमें कि S अज्ञात प्रतिरोध मीन जिसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आप यहाँ देखते हैं बंद पास पीछे हम लोगों ने किरचॉफ के नियमों में बंद पास, देखिए बंद पास AP DA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर ये बंद पास ABDA, इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। आपने किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ा था, किसी परिपथ के किसी बंद पास के किसी खंड, ये बंद पास है, इसके इस खंड में देखिए आप इस खंड में बहने वाली धारा संगत प्रतिरोध का गुणनफल। तो देखिए I1 × P, फिर आप आएंगे यहाँ पर, यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर जब आप आए तो अब हमारे लिए देखिए यहाँ से चले ऐसे आए इस तरीके से, अब हम इधर को चल रहे हैं, धारा जो है वो इधर को चल रही है तो हम माइनस साइन लेंगे, -I2 × R बराबर 0, क्योंकि इस पथ में इस बंद पास में कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, कोई भी सेल नहीं लगा है। तो आप देखिए यहाँ से I1 × P बराबर I2 × R, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके दूसरा बंद पास है, बंद पास BC DB में KVL लागू करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ में KVL लगाने पर लगाइए, KVL लगाइए। तो यहाँ भी देखिए इस तरीके से धारा I1, तो यहाँ पर भी I1 धारा होगी, यहाँ पे I2 होगी। तो देखिए आप क्या हो जाएगा I1 × Q, फिर धारा की डायरेक्शन इधर को है
और हम लोगों की डायरेक्शन इधर को है, तो -I2 इंटू एस इक्वल 0, I1 इंटू क्यू इक्वल I2 इंटू एस, इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब क्या करें, समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समीकरण एक को समीकरण दो से भाग देने पर, जब हम भाग लगाएंगे देखिए तो कितना आ जाएगा, I1 इंटू पी अपॉन I1 इंटू क्यू इक्वल I2 इंटू आर अपॉन I2 इंटू एस। ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए क्या हो जाए, P अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस। ठीक, ये फॉर्मूला आया P अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस। ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की शर्त है। संतुलन का मतलब जब इस शर्त का पालन होगा उस समय धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति होगी, और जब धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति होती है तो हमारा व्हीटस्टोन सेतु क्या कहलाता है, संतुलित स्थिति में कहलाता है, बैलेंस्ड कंडीशन में होता है। तो ये संतुलन की व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त है कि P अपॉन क्यू इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध के जब रेशियो के बराबर होता है तो हीट जो सेतु है वो हमारा संतुलन की स्थिति में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर P, अगर हमको P और Q का रेशियो मालूम हो और R मालूम हो प्रतिरोध, तो S का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, इसमें व्हीटस्टोन सेतु में क्या करते हैं, प्रतिरोधों को इस तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं जब धारामापी में कोई भी, ये तो हमको अज्ञात है, ये अज्ञात प्रतिरोध यहाँ लगा देंगे। इसके बाद इन प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, तब हमारा सेतु संतुलन की स्थिति में होता है। और संतुलन की स्थिति में जो है ये फॉर्मूला लगा करके हम अज्ञात प्रतिरोध S ज्ञात कर लेते हैं। देखिए P और Q जो प्रतिरोध जिस भुजा में P और Q प्रतिरोध लगे उनको अनुपाती भुजाएं कहते हैं, क्योंकि अनुपात हमको ज्ञात होना। तो P और Q प्रतिरोध जिन भुजाओं में लगे उनको अनुपाती भुजाएं कहते हैं, और R प्रतिरोध जिस भुजा में लगा है उसको ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। R प्रतिरोध जिस भुजा में लगा है उसको क्या कहते हैं, ज्ञात भुजा। और S प्रतिरोध जिस भुजा में लगा, DC भुजा में लगा है, उसको क्या कहते हैं, अज्ञात भुजा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु होता है ये कब अधिक सेंसिटिव होता है, कब अधिक सुग्राही होता है, जब चारों प्रतिरोध एक ही कोट के होते हैं। ठीक है, इसकी सुग्राह्यता कब अधिक सुग्राही होता है, चारों ये प्रतिरोध होते हैं एक ही कोट के होने पर जो सेतु होता है वो अधिक सुग्राही होता है। ठीक, कभी कभी आपसे देखिए ये पूछा जाता है परीक्षा में कि जब व्हीटस्टोन सेतु को हम चालू करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो हमको पहले कौन सी कुंजी ऑन करनी चाहिए। पहले कुंजी K1 ऑन करनी चाहिए, मीन्स सेल कुंजी, जो आपकी व्हीटस्टोन सेतु के बारे में आपसे कभी क्या पूछा जाएगा कि जब हम व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग कर रहे हैं तो हमको कौन सी कुंजी पहले ऑन करनी चाहिए, पहले कौन सी कुंजी बंद करनी चाहिए। बंद, देखिए बंद का मतलब क्या होता है, ऑन। ठीक है, यहाँ बंद का मतलब क्योंकि जो स्विच होता है वो इस तरीके का होता है स्विच। तो जब हम बंद की बात कहेंगे तो आप ये बंद मीन्स इसको आप यहाँ टच कराएंगे, इसको यहाँ स्पर्श कराएंगे तो बंद हो गया। ठीक, तो बंद का मतलब ऑन होगा। तो जब हम सेतु को व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमको जो सेल कुंजी है, यहाँ पर सेल की कुंजी K1 है, तो सेल की कुंजी को पहले क्या करें, पहले दबाएंगे। उसके कुछ समय बाद जो धारामापी की कुंजी K2 है उसको ऑन करेंगे। ऐसा क्यों, अगर आपने क्या किया कि पहले ये वाली कुंजी पहले ही ऑन कर दी है बाद में की, तो क्या होगा कि इस सेल से जो धारा इस
पूरे परिपथ में प्रवाहित होगी, उसको अपना अधिकतम मान प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। किसको? धारा को अपना अधिकतम मान प्राप्त करने में, स्थापित करने में इस परिपथ में कुछ समय लगेगा। तो जब धारा, इसका मतलब कि तब तक धारा का मान परिवर्तित होगा, और अगर धारा का मान परिवर्तित होता है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो जो आपका ये सेतु पहले धारामापी जो 0 स्थिति दिखा रहा होगा, वो इस स्थिति में क्या होगा कि प्रेरित धारा के कारण जो है वो शून्य विक्षेप की स्थिति में नहीं दिखाएगा, वो जो सुई है वो शून्य से आगे पीछे हो जाएगी, जिससे आपको ये भ्रम रहेगा हमारा सेतु संतुलन की स्थिति में नहीं है। अतः इस भ्रम से बचने के लिए पहले आप ये कुंजी दबा देंगे। ये कुंजी जब ऑन कर देंगे तो कुछ समय में ही धारा अपना अधिकतम मान, इस परिपथ में अपना अधिकतम मान स्थापित कर लेगी, और इस धारामापी में धारा नहीं जाएगी क्योंकि कुंजी ये K2 ऑफ है, ठीक। और अधिकतम मान जब प्राप्त कर लेगी उसके बाद फिर आप जब इस कुंजी को ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा कि धारामापी में, चूँकि अब इसमें कोई प्रेरित धारा नहीं है, तो हमारे धारामापी विक्षेप भी जो मुख्य धारा उसके कारण ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इसको प्रैक्टिकल कर लेंगे, जब इसको छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इस कुंजी को पहले ऑफ करेंगे, ठीक, इसको बाद में ऑफ करेंगे, क्योंकि आपने इसको पहले ही, इसको अगर पुनः ऑफ कर दिया तो क्या होगा कि धारा का मान शून्य होने में कुछ समय लगेगा, ठीक है। धारा ऐसा नहीं हमने यहाँ से ऑफ की तो सेल की धारा तुरंत शून्य हो गया, ऐसा नहीं है। धारा को शून्य होने में कुछ क्षण लगेंगे, अतः पुनः एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। उस प्रेरित धारा के कारण जो धारामापी का विक्षेप है वो क्या हो जाएगा, वो शून्य की स्थिति में ना रह करके शून्य से इधर उधर दर्शाएगा, जिससे आप क्या समझेंगे कि हमारा सेतु संतुलन की स्थिति में नहीं है, ठीक है। एक तो बात ही हो गई। दूसरी देखिए सेतु के बारे में कि अगर हम संतुलन की स्थिति में धारामापी और सेल की स्थितियाँ आपस में बदल दें, मीन्स जो धारामापी आपका है वो यहाँ लगा दें और सेल यहाँ लगा दें, और सेतु की संतुलन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए जो आपकी BD और AC भुजाएं हैं इनको संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। किसको? BD और AC भुजाओं क्या कहते हैं? संयुग्मी भुजाएं। मीन्स BD भुजा के बीच ये जो लगा है धारामापी, वो हम ला करके AC भुजा के बीच यानी सेल की जगह पर लगा दें, सेल को यहाँ लगा दें तो कोई हम प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। एक और देखिए पॉइंट, इसको आखिर सेतु क्यों कहा गया? सेतु, ब्रिज, पुल। सेतु माने क्या होता है? पुल। जिस तरीके से नदी के जल का प्रभाव पुल पर नहीं पड़ता है, नदी का जो जल होता है वो पुल के नीचे से बहता रहता है, तो उस नदी के जल का प्रभाव पुल पर नहीं पड़ता है। उसी तरीके से जब सेतु संतुलन में होता है तो संतुलन की स्थिति में जो BD भुजा है, इस BD भुजा पर इस सेतु या पूरे ये जो परिपथ है, इस परिपथ की धारा का BD भुजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये जो BD भुजा है इस पर धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेतु। ये सेतु की तरह कार्य करता है। यानी ये जो भुजा है, ये जो BD भुजा है, इस भुजा पर इधर की धारा का या इधर की धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको सेतु कहते हैं, ठीक। ये आपका व्हीटस्टोन सेतु हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मीटर सेतु। ये जो मीटर सेतु है ये व्हीटस्टोन सेतु के उपयोग पर या सिद्धांत पर आधारित है। अब हम लोग मीटर सेतु की चर्चा करेंगे। आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। ओके, हो गया। चलिए अब देखते हैं मीटर सेतु। मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। देखिए मीटर सेतु क्या होता है? मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से भी हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, और ये जो मीटर सेतु होता है ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। मीटर सेतु जो है क्या होता है? मीटर सेतु का जो
कार्य सिद्धांत होता है वो किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। और इसके द्वारा भी हम लोग किसके द्वारा? मीटर सेतु के द्वारा भी क्या कर लेते हैं? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक, अब देखिए आप इसका नाम मीटर सेतु क्यों रखा गया? मीटर, ठीक है, मीटर सेतु इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार प्रयोग किया जाता है। सिर्फ कितना? 1 मीटर लंबा तार प्रयोग किया जाता है। और सेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेतु कहते हैं। तो आपकी बात ये समझ आ गई होगी कि मीटर सेतु इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार प्रयोग किया जाता है। सेतु क्यों कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ये आधारित है। क्या? मीटर सेतु। ठीक, देखिए मीटर सेतु की रचना एवं कार्यविधि, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आप क्या बताओगे? व्हीटस्टोन सेतु का मीटर सेतु का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आप बताओगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। रचना में देखिए, ये जो आपका मीटर सेतु होता है इसमें 1 मीटर लंबा तार किसी मिश्र धातु, एक इसमें जो है 1 मीटर लंबा तार होता है। कितना लंबा तार होता है? 1 मीटर लंबा तार होता है, जो कि मिश्र धातु जैसे कंसंटेंटन या मैग्नीन का होता है। कंसंटेंटन या मैग्नीन का क्यों होता है? कंसंटेंटन या मैग्नीन ये ऐसी मिश्र धातुएं होती हैं जिनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य या निम्न होता है। इनका जो रो होता है, रो कैसा होता है? उच्च होता है। और अल्फा इस प्रतिरोध ताप गुणांक ये कैसा होता है? निम्न होता है, कम होता है। ठीक, इससे क्या हमको फायदा मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा कि प्रतिरोधकता इसकी उच्च है और प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न है। इससे देखिए क्या होगा कि आपने फार्मूला पढ़ा था RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। जब अल्फा का मान बहुत कम है, नगण्य 0 है, तो RT बराबर क्या हो जाएगा? R0, इसका मान 0 रखोगे तो RT बराबर R0 मीन्स अगर ताप बढ़ेगा तो इस तार का जो प्रतिरोध है वो नहीं बढ़ेगा। देखिए आप प्रारंभ में प्रतिरोध R0 मान लेते हैं तो किसी ताप T पर भी प्रतिरोध R0 के बराबर ही लगभग रहता है। यानी जब हम प्रयोग करेंगे तो इस तार में धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होने से तार गर्म हो जाएगा और जब ये तार गर्म होगा तो उससे हमारी रीडिंग बदल जाएगी। क्यों? गर्म होने से उसका क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। अगर हम किसी धातु का तार लगा दें तो क्या होगा? जब उसमें धारा प्रवाहित होगी तो तार गर्म होगा, गर्म होने से उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा, जिससे हमारी रीडिंग वो सही नहीं आएगी। इस मिश्र धातु का तार प्रयोग करने से, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम है, तो तार में जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो तार में धारा प्रवाहित करने से तार गर्म होगा, गर्म होने से उसका प्रतिरोध नहीं परिवर्तित होगा, जिससे हमारी रीडिंग एक्यूरेट रहेगी। ठीक है, तो इसकी देखिए रचना में क्या होता है? 1 मीटर लंबा तार होता है जो कि मिश्र धातु का होता है। और मिश्र धातु कौन से? मैग्नीन या कॉन्सनटेंटन। ये आपके बात समझ में आ गई होगी कि हम मैग्नीन या कॉन्सनटेंटन वायर क्यों लेते हैं। ठीक है, अब ये जो मैग्नीन या कॉन्सनटेंटन वायर होता है वो एक लकड़ी के तख्ते पर एक मीटर पैमाने के सहारे कसा रहता है। ठीक, एक हमारे पास क्या होता है? एक मीटर पैमाना होता है। ये एलाकार की पत्ती, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, इस रिक्त स्थान में एक सीधी पत्ती और लगी रहती है। एक सीधी पत्ती लग गई है। ठीक, ये जो पहली इधर लेफ्ट साइड में बाएं तरफ जो रिक्त होती है, इसमें संयोजक पेंचों की सहायता से एक प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया जाता है। ये आपका
क्या लग गया, प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, और इधर की दाएं तरफ की जो रिक्त होती है, इसमें संयोजक पेंचों की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध मीन्स जिस प्रतिरोध को हमें ज्ञात करना होता है वो प्रतिरोध लगा दिया जाता है। ये प्रतिरोध हो गया, ये आपका प्रतिरोध बॉक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इस पत्ती में जो बीच का पेंच होता है उसके साथ धारामापी लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी लगा करके और क्या करते, इस तार पर उस जॉकी को टच कराते, स्पर्श कराते। ठीक, अब ये तार के ए सिरे के साथ, ये ए सिरा है, इसके साथ क्या करते, ए सिरे के साथ एक सेल लगाते हैं। देखिए ए सिरे, ये तार का हम ए सिरा मान लेते, ये बी सिरा मान लेते। ए सिरे के साथ एक क्या लगा है, सेल, और एक यहाँ पर क्या लगा दी, कुंजी या स्विच। इस तरीके से ये हमारा परिपथ व्यवस्था हो गई। देखिए सेल का विद्युत भाव का लिए ये कुंजी के है, सेल से धारा इसमें प्रवाहित होगी इस। ठीक है, ये हमारी परिपथ व्यवस्था होगी। और इसमें ये आपका यहाँ पे देखिए क्या लगा है, पी बी प्रतिरोध बॉक्स। ये क्या लग गया, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, ये तांबे की पत्तियाँ, इधर एल आकार की पत्तियाँ हैं, और ये ए बी और ये सी पॉइंट मान लेते हैं, ये डी पॉइंट। ठीक है, ये धारामापी हो गया, ये जॉकी जे हो गया, और ये आपका मैग्निन, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये मिश्र धातु का क्या है, तार है, एक सीधा तार जो कि 1 मीटर लंबा होता है। ठीक है, अब हम देखिए क्या करते हैं, इस तरीके से परिपथ व्यवस्था करने के बाद जिस प्रतिरोध को हमको निकालना होता है, यह अज्ञात प्रतिरोध हो गया आपका, तो इस प्रतिरोध हमको निकालना है, जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना वो हमने यहाँ लगा दिया। इस सेल से इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए जब सेल से इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी तो धारा के लिए एक रास्ता ये भी इधर से जाएगी, बाहर से होकर के जाएगी, और धारा जो है वो इन पत्तियों से होकर के, यहाँ से प्रतिरोध बॉक्स से होकर के और इस धारामापी से होकर के भी आएगी। ठीक है, तो जब हम चलाएंगे इस जॉकी को इस तार पर चला करके क्या कर लेते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। ये परिपथ इस तरीके से परिपथ व्यवस्थित करने के बाद फिर इस जॉकी को हम इस तार पर चलाते हैं और इस प्रतिरोध बॉक्स से उचित प्रतिरोध, मान ली 1 ओम 2, उसको निकाल लेते हैं, मीन्स उचित प्रतिरोध लगा देते हैं धारा के मार्ग में। उसके बाद इस जॉकी को तार पर चलाते हैं। तो जॉकी को जब तार पर चलाते हैं तो हम जब इधर से इधर जॉकी को तार पर चलाते हैं तो एक स्थिति में धारामापी में जो विक्षेप होता है वो हमको शून्य प्राप्त हो जाता है। जब धारामापी में विक्षेप शून्य होता है तब यह जो है व्हीटस्टीन सेतु की तरह एक संतुलन की अवस्था में होता है। देखिए किस तरीके से व्हीटस्टीन सेतु की तरह ही संतुलन अवस्था में होगा। हमने मान लिया कि जो संतुलन की स्थिति है वो तार के ए सिरे से एल दूरी पर कोई पॉइंट सी है, उस पर धारामापी विक्षेप शून्य आता है। तो इधर की आप देखिए, इधर की स्थिति क्या हो जाएगी, इधर की जो डिस्टेंस है वो 100 माइनस एल होगी। ठीक, अब देखिए हमारा व्हीटस्टीन सेतु की तरह किस तरीके से होगा। ये देखिए यहाँ पर ये क्या लगा था, ये धारामापी है। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, जो धारा इस सेल से आने धारा यहाँ पे आई और धारा का एक रास्ता, एक मार्ग ये तार है, दूसरा मार्ग पत्ती से होकर है। तो ये यहाँ पर जो प्रतिरोध हमने डाला है प्रतिरोध बॉक्स से, वो
अज्ञात प्रतिरोध हमने क्या मान लिया था, वो प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध लगाया तो हमको ज्ञात हो आर प्रतिरोध हो गया। ये देखिए ये प्रतिरोध आर हो गया और ये अज्ञात प्रतिरोध एस, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक अगर तार का प्रतिरोध पी और यहाँ से यहाँ तक तार का प्रतिरोध क्यू हो तो ये आर हो गया, ये एस हो गया और ये पी और ये क्यू, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु की तरह वर्क कर रहा है। आप देखिए ये जो प्रतिरोध बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है, अज्ञात प्रतिरोध ये लगा हुआ है और ये जो तार है, ये वाला तार, ये यहाँ से यहाँ तक तार के इस भाग का प्रतिरोध P और तार के इस भाग का प्रतिरोध Q है। संतुलन की स्थिति हो गई यहाँ पर। तो संतुलन की स्थिति के लिए देखिए, संतुलन की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त, संतुलन की शर्त क्या होती, P/Q बराबर R/S, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए कि अगर तार के, ये जो तार है, इसके पदार्थ की प्रतिरोधकता रो हो, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए हो तार का, तो यहाँ से यहाँ तक तार की लंबाई L हो, ये जो हमने लंबाई मानी ए से, जहाँ संतुलन स्थिति प्राप्त हुई थी, AC भाग की लंबाई L हो, तो इस भाग का जो प्रतिरोध होगा P बराबर वो क्या हो जाएगा, रो इंटू L/A, ठीक। ये हो गया P बराबर। इसी तरीके से इस भाग का प्रतिरोध जो तार का यहाँ CB भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये Q बराबर रो इंटू 100 - L/A, ठीक है। क्योंकि इस भाग की लंबाई 100 - L है। P और Q के मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, P और Q के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो जो कितना आ जाएगा, रो इंटू L/A बटे रो इंटू 100 - L/A इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल R/S। आप फिर A से कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, R/S इक्वल क्या बचा, L/100 - L, या S इक्वल, देखिए S इक्वल कितना हो जाएगा, S इक्वल हो जाएगा R इंटू 100 - L/L, ठीक है। इस फार्मूले की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। जो अज्ञात प्रतिरोध हमने यहाँ लगाया था, ये जो अज्ञात प्रतिरोध यहाँ पे लगाया है, इसका मान इस फार्मूले से आ जाए, S इक्वल R इंटू R क्या है, ये जो प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से जो प्रतिरोध लगाएगा तो वो है, और L क्या चीज़ है, तार के A सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी है L, वो हमको पता हो जाएगा, वो हम पैमाने की सहायता से पढ़ लेंगे और इस सूत्र की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कि अगर हम प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध की स्थितियां आपस में चेंज कर दें, आपस में बदल दें, तब अज्ञात प्रतिरोध S बराबर हम इससे सिद्ध कर सकते हैं। ये यहाँ लगा दें, ये यहाँ लगा दें, तो आपका आ जाएगा S इक्वल R इंटू L/100 - L, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए मीटर सेतु की सहायता से हमने क्या कर लिया, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिया। अब अगर हमें इस प्रतिरोध के पदार्थ का, जो अज्ञात प्रतिरोध था, ये जो अज्ञात तार था, इसके पदार्थ का अगर विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो देखिए इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात कर लेंगे। आप जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है, हमारा फार्मूला था R इंटू A/L, ये फार्मूला होता है। तो आप देखिए यहाँ से रो बराबर R, हमने यहाँ पर ये अज्ञात S से लिया है, तो रो बराबर S इंटू A, ये बराबर क्या हो जाएगा, πr², तार बेलनाकार होता है, चालक बेलनाकार होता है, ठीक है। तो ये बराबर πr² हो जाए, R उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या है, जैसे हम पेच मापी से नाप लेंगे, और अपॉन L क्या है, L इन जो संयोजक पेंच हैं, इन पेंचों के बीच तार की कितनी लंबाई है, वो L हम यहाँ कैपिटल L मान सकते हैं, ठीक। इसकी सहायता से ओम इंटू मीटर, इसके पदार्थ का क्या ज्ञात कर लेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देख लीजिए आपने ये टॉपिक
आज के जो हमारे दो टॉपिक थे, व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।